प्यारे छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश को करने का तरीका क्या होता है, उन्हें किस तरह से हल करना चाहिए, उन्हें करते समय अपठित गद्यांश को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपठित गद्यांश क्यों पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगी। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्न पत्र में अक्सर अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं और पठित गद्यांश भी पूछे जाते हैं। पठित गद्यांश क्या होता है कि जो गद्य खंड, जो गद्य का अंश आपने आपकी पाठ्य पुस्तिका में पढ़ा है, आपकी पाठ्य पुस्तिका में जो संकलित पाठ होते हैं उन्हें आपकी शिक्षिका जो है भली भांति उनकी व्याख्या करती है, उन्हें समझाती है। परंतु अपठित गद्यांश क्या होते हैं जो आपने पहले कभी पढ़े नहीं हैं। अपठित क्या है? पठित का विलोम शब्द है अपठित। पठित यानी पढ़ा हुआ, अपठित यानी जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। गद्यांश अर्थात गद्य का अंश यानी किसी पाठ का एक छोटा सा हिस्सा। तो अपठित गद्यांश का अर्थ होता है पहले कभी ना पढ़ा गया गद्यांश, गद्य का वह अंश जो आपने पहले अपनी पाठ्य पुस्तिका के संकलित पाठों में न पढ़ा हो। पाठ्य पुस्तकों में संकलित पाठों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से लिए गए गद्यांश को ही क्या कहा जाता है? अपठित गद्यांश कहा जाता है। अपठित गद्यांश को पूछने का क्या उद्देश्य होता है ना? जैसा कि मैंने अभी बताया, जो आपकी पाठ्य पुस्तिका में संकलित पाठ हैं उन्हें तो शिक्षिका आपको भली भांति समझाती है, परंतु उससे हमें यह ज्ञात नहीं होता या कहें कि सही मूल्यांकन नहीं हो पाता कि छात्र का जो सामान्य ज्ञान है वह कितना, वो कहाँ तक पहुँचा है, वो कितना सामान्य ज्ञान रखता है और उसे भाषा का ज्ञान कितना हुआ है ना। जब आप कुछ पढ़ते हैं तो मूल्यांकन भी आवश्यक है कि आपकी समझ, आपकी बुद्धि कितनी विकसित हुई है, आप कितने समझ पाते हैं पाठों को। तो पढ़े हुए पाठ को, समझाए हुए पाठ को तो आप आसानी से कर सकते हैं, परंतु अगर आपसे ऐसा गद्यांश पूछा जाए जो आपने पहले नहीं पढ़ा है तो वास्तव में उसी से छात्र के भाषा ज्ञान का मूल्यांकन होता है। तो यही उद्देश्य है कि अपठित गद्यांशों के माध्यम से विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान और भाषा ज्ञान के विषय में जाना जाता है। दूसरा, अपठित गद्यांश से यह पता चलता है कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते हैं या नहीं। साथ ही इससे छात्रों के भाव और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का पता चलता है कि क्या उस गद्यांश में लिखी हुई बात का वास्तविक अर्थ आप ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिर गद्यांश के नीचे, इन गद्यांशों के नीचे प्रश्न दिए जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर लिखने होते हैं। किस तरह से पूछा जाता है गद्यांश? पहले गद्यांश दे दिया जाता है और उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे होते हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश से छांटकर ही लिखना होता है। अब गद्यांश को समझते समय, हल करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए वे देख लेते हैं हम। गद्यांश को हल करते समय पहले कम से कम 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और उसे समझने के प्रयास करना चाहिए। कई बार देखा गया है कि छात्र
गद्यांश को पढ़े बिना ही क्या करने लगते हैं, पहले प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। और प्रश्न पढ़ के वे क्या करते हैं, प्रश्न में पूछे गए 2-3 शब्दों को देख लेते हैं और उन्हीं शब्दों के माध्यम से गद्यांश में से उत्तर ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। यह गद्यांश को हल करने का सबसे गलत तरीका है। सही तरीका क्या है, पहले गद्यांश को 2 या 3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। हो सके तो जो पंक्तियाँ आपको आवश्यक लग रही हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, रेखांकित भी कर सकते हैं और गद्यांश को समझने का प्रयास करना चाहिए। फिर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। ध्यान रखें कि प्रश्न का उत्तर गद्यांश से ही हो, गद्यांश के बाहर से आपको मन से उत्तर नहीं लिखना है। गद्यांश में जो आप समझ पाए हैं उस समझदारी के हिसाब से ही आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। उत्तर संक्षिप्त हो। कई बार छात्र क्या करते हैं, वे ठीक से गद्यांश को पढ़ते नहीं हैं, उसे समझने का प्रयास नहीं करते हैं और फिर जब वे खुद संशित होते हैं तो क्या करते हैं, 5-6 लाइनों में एक ही उत्तर लिख देते हैं। यह भी गलत है। उत्तर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटे से आशय यह है कि जो आपसे पूछा गया है बस उसी प्रश्न का आपको उत्तर लिखना है। आगे चलते हैं। उत्तर की जो भाषा होती है वो कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और जो शब्दों का चयन है वह भी क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए। गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखें अगर पूछा गया है तो। कई बार यह प्रश्न बहुत ही कॉमन है, अक्सर पूछा जाता है कि दिए गए गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखें। शीर्षक यानी उसका आपको क्या लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है। तो टाइटल लिखते समय आप ध्यान रखें कि जो आपका शीर्षक है वो तर्कपूर्ण होना चाहिए और गद्यांश का शीर्षक 2 या 3 शब्दों का ही होना चाहिए। कई बार शीर्षक और सीख में आप क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। शीर्षक का अर्थ होता है टाइटल और शिक्षा यानी जो सीख आपको गद्यांश से मिल रही है वो। तो गद्यांश कैसा होना चाहिए, 2 या 3 शब्दों का पर्याप्त है, ज़्यादा बड़ा शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है। और सीख कैसी होनी चाहिए, सीख एक पंक्ति में होनी चाहिए, एक पूर्ण वाक्य होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए मैं एक आपको अपठित गद्यांश यहाँ दे रही हूँ जिससे मैं आपको समझाऊंगी और हम उसमें प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एक गद्यांश, अपठित गद्यांश आपको दिया जाएगा। उस गद्यांश को आपको बड़ी सावधानीपूर्वक पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और अंत में दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। तो मैं गद्यांश पढ़ देती हूँ। मानव एक सामाजिक प्राणी है। परस्पर सहयोग ही सामाजिक जीवन का आधार है। पारस्परिक सहयोग के बिना समाज का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि मन, वचन और कर्म से दूसरों के हित के लिए प्रयास करे। प्रकृति का कण कण परोपकार में लगा हुआ है। सूर्य खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। वृक्ष खुद धूप सहकर पथिक को शीतल छाया देते हैं। पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में लिप्त है वह पशु के समान है। परोपकार के कारण ही मदर टेरेसा ने अपना सारा जीवन दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। भारतीय संस्कृति में परोपकार को मानव कर्तव्य बताया गया है। हमारी संस्कृति में सबके सुख तथा सबके कल्याण की कामना की जाती है और पूरी पृथ्वी को कुटुंब के रूप में जाना जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो स्वयं के लिए ही न जिए बल्कि अपने जीवन काल में
परोपकार भी करे, अतः परोपकारी बने। ठीक है, यह था आपका अपठित गद्यांश। तो इसमें मुख्य मुख्य बातें एक बार मैं फिर से दोहरा लेती हूँ। आपको क्या करना है, आपको कम से कम 2 या 3 बार इसे ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परस्पर सहयोग यानी आपस में एक दूसरे की मदद करना ही क्या होता है, सामाजिक जीवन का आधार होता है। जब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं तो समाज का काम जो है वो ठीक ढंग से हो पाता है और हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की पूरी आस्था के साथ, मन के साथ, अपने कर्मों के साथ दूसरों की क्या करना चाहिए, सहायता करना चाहिए। दूसरों के हितों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमारी जो प्रकृति है वह भी हमें यही सिखाती है। सूर्य क्या करता है, खुद जलता है, लेकिन उसके जलने से हमें प्रकाश मिलता है, तो वो हमें प्रकाश देने के लिए स्वयं जलता है। उसी प्रकार वृक्ष जो हैं पथिकों को यानी राहगीरों को शीतल छाया देते हैं, ठंडी हवा देते हैं और वे अपना जो फल है वो स्वयं तो खाते नहीं, परंतु वो फल किसे देते हैं, मनुष्य को देते हैं, पशु पक्षियों को देते हैं। उसी प्रकार नदी भी क्या करती है, स्वयं अपना पानी नहीं पीती, परंतु उस नदी के कितने लाभ हैं, कितने लोगों को उससे लाभ मिलता है, जानवरों को उससे लाभ मिलता है, ये हम भली प्रकार से जानते हैं। जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में लिप्त होता है, जो स्वार्थ में ही है, वह क्या है, पशु के समान है। परोपकार के कारण ही मदर टेरेसा को तो हम जानते ही हैं, उन्होंने अपना जीवन क्या किया, दीन दुखियों की सेवा में लगा दिया। और इसीलिए भारतीय संस्कृति में क्या कहा गया है, परोपकार को ही मानव का प्रथम या परम कर्तव्य बताया गया है। और हमारी संस्कृति में सबके सुख और सबके कल्याण की कामना की जाती है। साथ ही पृथ्वी को कुटुंब के रूप में, मतलब यहाँ पे रहने वाली हर एक चीज़ को परिवार का रूप दिया गया है। वास्तव में सच्चा मनुष्य वही है जो सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए न जिए, जो स्वयं के लिए न जिए, बल्कि हमेशा अपना जो भी सर्वस्व वो परोपकार के लिए है, दूसरों की को सहायता करने के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए न्योछावर कर दे। तो हमें अंत में कहा गया है कि क्या बनना है, आपको परोपकारी बनना चाहिए। तो ये आपका गद्यांश था, अपठित गद्यांश। यहाँ प्रश्नों के उत्तर हम देख लेते हैं। सामाजिक जीवन का आधार क्या है? उत्तर है परस्पर सहयोग सामाजिक जीवन का आधार है। प्रकृति के कण कण से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो प्रकृति के कण से लेखक का तात्पर्य सूर्य और वृक्ष से है। किसके बिना समाज का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता? पारस्परिक सहयोग के बिना समाज का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल सकता। भारतीय संस्कृति में किसे मानव कर्तव्य बताया गया है? भारतीय संस्कृति में परोपकार को मानव कर्तव्य बताया गया है। और 5वां और अंतिम प्रश्न है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उत्तर क्या है? परोपकार दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो यहाँ पे आपको अब जो अपठित गद्यांश है इसको किस तरह से हल किया जाना चाहिए, यह मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ कि जब आपको अपठित गद्यांश पूछा जाता है तब आपको उस गद्यांश को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। आप चाहें तो उसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं आप उसको क्या कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। उसके बाद उसको समझने का आपको प्रयत्न करना है। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को आपको एक एक करके पढ़ना है। उन प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश से समझकर
अपनी भाषा में लिखने का प्रयत्न करना है। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। उत्तर जो है वो संक्षिप्त होनी चाहिए। अगर गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है तो तर्कपूर्ण शीर्षक आपको लिखना है। साथ ही पूरी पंक्ति नहीं लिखनी है। शीर्षक कैसा होना चाहिए, 2 से 3 शब्दों में ही शीर्षक होना चाहिए। अगर आपको सीख कहा गया है कि आपको इस गद्यांश से क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, तो गद्यांश को भली भांति पढ़कर अगर आपको जो भी सीख उससे मिल रही है वह आपको एक पंक्ति में, एक वाक्य में लिखना आवश्यक है। तो अब आप ये यहाँ पर अपठित गद्यांश जो है यहाँ पे समाप्त हुआ।